व्यूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के लेखपाल मार्गदर्शिका बुक से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, भूमेश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम या दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर है ए.ओ. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। वे एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक मंच देने के लिए कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में और इसके पहले अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। ए.ओ. ह्यूम तो संस्थापक थे और इसके जो अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के वो थे भूमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किन नेताओं ने किया था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, या लाला लाजपत राय और फिरोज शाह मेहता। तो वो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यहाँ पे चित्तरंजन दास इसके पहले अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके प्रमुख नेता थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी, तो इसका मकसद था 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया। एक समूह चाहता था कि ब्रिटिश विधान परिषदों में जाकर सरकार का विरोध किया जाए। इसी विचार से स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इनका मेन मकसद था कि ब्रिटिश जो विधान परिषद है वहां पर जाकर सरकार का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, जैसे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उन्होंने भारत में प्रशासनिक सुधार लागू किए जिन्हें कॉर्नवालिस सुधार कहा जाता है। इनका प्रमुख योगदान था, जैसे योग्यता आधारित नियुक्ति को बढ़ावा दिया, उच्च वेतन देकर भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास किया, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया, प्रशासन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाया। और जो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी लिखा है, तो लॉर्ड डलहौजी रेलवे, टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब राज्य हड़प की नीति, इन सब के लिए ये प्रसिद्ध थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली ये सहायक संधि नीति के लिए प्रसिद्ध थे। और वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल, लेकिन सिविल सेवा के लिए ये जनक नहीं है सिविल सेवा के, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस, बी.डी. सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। इन दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना किए थे तो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, इसके पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे और इसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना और विदेशों में रह रहे भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। और गदर पार्टी ने गदर नामक पत्र प्रकाशित किया था। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार फैलाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन 1916 का नेतृत्व किन नेताओं ने किया था। तो वो थे तिलक और एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग की थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी लीग की स्थापना की, जिसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, जिसमें बंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। एनी बेसेंट ने 1916 सितंबर 1916 में अपनी लीग की शुरुआत की थी, जो शेष भारत में सक्रिय था। मतलब सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे, उसके बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, जैसे बी.डी. सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार या एम.एस. गोवलकर या मदन मोहन मालवीय। तो इसमें जो सही आंसर है वो डॉक्टर हेडगेवार है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। इसका स्थापना हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य था समाज में एकता, अनुशासन और संगठन विकसित करना, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को मजबूत करना। और डॉक्टर हेडगेवार जो थे एक चिकित्सक थे और राष्ट्रवादी नेता थे। वे पहले कांग्रेस से जुड़े थे, बाद में उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। और जो यहाँ पे जो बी.डी. सावरकर जो लिखा है ऑप्शन में, ये हिंदुत्व विचारधारा के प्रमुख नेता थे। और जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, ये बीएचयू के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठित किया गया था,
सिंचाई आयोग, अफीम आयोग या अकाल आयोग या व्हीटले आयोग? तो इसका आंसर है कि दुर्भिक्ष या अकाल आयोग। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल 1876 से 1880 तक, इस बीच में भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे 1876 से 78 का महान अकाल कहा जाता है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का उद्देश्य था अकाल के कारणों की जांच करना, भविष्य में अकाल से बचाव के उपाय सुझाना, राहत कार्यों की योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग जो 1917 में गठित किया गया था, मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बॉम्बे विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने के लिए सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी, स्कूली शिक्षा को विश्वविद्यालय से अलग किया जाए, इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की जाए और विश्वविद्यालय को केवल उच्च शिक्षा पर केंद्रित किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया गया। तो अगला क्वेश्चन है कि 1927 में गठित साइमन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सुधार, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना या अकाल राहत कार्य करना या पुलिस सुधार करना? तो इसका आंसर है कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। इसी के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था और इसका गठन 1927 में किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना और आगे के संवैधानिक सुधारों के सुझाव देना। उस आयोग के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। पूरे देश में नारा गूंजा और साइमन गो बैक का नारा यहीं पे दिया गया था और लाला लाजपत राय ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे थे उसको लाला लाजपत राय जी ने नेतृत्व किया था। तो पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनका निधन भी हो गया था, लाला लाजपत राय जी का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी या व्योमेश चंद्र बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी या जॉर्ज यूले? तो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी 1885 में और वो स्थान था बॉम्बे में। और इसमें जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें लगभग 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में इसके अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो है ऑप्शन आपका दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन या छठा अधिवेशन। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था 1887 में। इसमें यह अधिवेशन आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और ये प्रथम मुस्लिम नेता थे कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे और इसका स्थान था मद्रास, मुंबई, जहाँ पे ये आयोजित हुआ था अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूले या हेनरी कॉटन? तो थे जॉर्ज यूले। ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। वे 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो इलाहाबाद में हुआ था। पहली बार किसी अंग्रेज व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे यह संकेत मिला कि कांग्रेस में ब्रिटिश उदारवादी वर्ग का भी समर्थन था। इससे कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मजबूत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1893 के लाहौर अधिवेशन में या 1895 के पूना अधिवेशन या 1896 के कलकत्ता अधिवेशन या 1897 के अमरावती अधिवेशन में? तो था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। वंदे मातरम के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 में जिसको लिखा गया था से लिया गया है। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 1905 बनारस अधिवेशन या 1906 कलकत्ता अधिवेशन या 1907 सूरत अधिवेशन या 1916 लखनऊ अधिवेशन? तो था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया
कहा जाता है, इन्होंने ही की थी। इस अधिवेशन का महत्व था कि ये पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट रूप से स्वशासन घोषित हुआ। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा और स्पष्ट उद्देश्य मिला। यह उग्रवादी और उदारवादी विचारों के बीच संतुलन का प्रयास था। और जो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन कांग्रेस के विभाजन के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि 1907 में ये नरम दल और गरम दल दोनों विभाजित हो गए थे कांग्रेस से। तो 1916 लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं थी, एक उदारवादी विचारधारा और एक उग्रवादी विचारधारा। तो उदारवादी विचारधारा के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब लोग थे। इनका तरीका था कि ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक सुधार पर विश्वास करते थे। और जो उग्रवादी विचारधारा के थे, वो उसमें आते थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब। और इनका तरीका था कि ये आंदोलन और बहिष्कार और स्वराज की मांग पर बल देते थे। और सूरत अधिवेशन में दोनों गुटों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अधिवेशन अराजक हो गया। अंततः कांग्रेस दो भागों में बट गई। और यहाँ पे जो उदारवादी और उग्रवादी ये सब जो यहाँ पे बट जाते हैं, वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर पुनः एक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, या 1912 के बांकीपुर अधिवेशन, या 1916 के लखनऊ अधिवेशन, या 1917 के कलकत्ता अधिवेशन? तो इसका आंसर है कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। और इसके रचनाकार हैं जनगण मन के रविंद्रनाथ टैगोर जी। बाद में यही गीत भारत का राष्ट्रीय गान भी बना। यह भारत की एकता और विविधता को दर्शाता है। इसे आधिकारिक रूप से 1950 में राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट किस अधिवेशन में हुआ था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन जैसे हैं, 1915 का बंबई अधिवेशन, या 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, या 1919 का अमृतसर अधिवेशन। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग पैक्ट ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। यह अधिवेशन ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट समझौता हुआ था। इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, नेल्ली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट, या एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू दोनों? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो वो एनी बेसेंट जी थी। और अगर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात करता तो सरोजिनी नायडू जी होती। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट एक आयरिश मूल की महिला थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। होम रूल आंदोलन की ये प्रमुख नेता थी। सरोजिनी नायडू जी ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो नेल्ली सेनगुप्ता है, ये उन्होंने 1933 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1922, 1923, 1924 या 1925 में। तो महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। और बेलगाम ये कर्नाटक में है। और गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो है 1924 के बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो थे महात्मा गांधी जी ने ही हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी 1909 में। और इसकी जो भाषा है वो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखे थे। और स्थान है दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा के दौरान ही इन्होंने इस बुक को लिखा था, हिंद स्वराज। यह गांधी जी के राजनीतिक और दार्शनिक विचारों का आधार है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा को दिशा दी इस पुस्तक ने। इसमें गांधी जी के स्वराज, स्वदेशी और नैतिक जीवन के सिद्धांत स्पष्ट हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि ये सब पत्रों का प्रकाशन भी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? 1927 के मद्रास अधिवेशन, या 1928 के कलकत्ता अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन, या 1931 के कराची अधिवेशन में? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे 1929 के अधिवेशन के जवाहरलाल नेहरू जी।
कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया इस अधिवेशन में और 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बना था? तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी बाद में इस्तीफा दे देते हैं। पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद पर नियुक्त होते हैं, लेकिन इनका विवाद हो जाता है महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं के साथ। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं। ये 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, इसको त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं। तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसकी स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात 1946 से 47 के दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना आजाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो थे आचार्य जेबी कृपलानी। आजादी से ठीक पहले वर्ष 1946 में कांग्रेस का 54वां अधिवेशन मेरठ में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी। क्योंकि 1947 में कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 इस टाइम तक आचार्य जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना कब अनिवार्य किया गया? 1920 नागपुर में या 1924 बेलगाम में या 1934 बंबई में या 1937 फैजपुर में? तो वर्ष 1934 में कांग्रेस का 48वां अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस सत्र में संगठन को और अधिक अनुशासित और गांधीवादी मूल्यों पर चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम बनाया गया। इस अधिवेशन में निर्वाचित सदस्यता हेतु खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसका उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना था। तो ये 1934 में बंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1893, 1895 या 1905 या 1916 ईस्वी में? तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई थी। तो महाराष्ट्र में उग्र राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवाद को जगाने का मुख्य श्रेय बाल गंगाधर तिलक और उनके समाचार पत्र केसरी को दिया जाता है। लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से तिलक ने सार्वजनिक उत्सवों का सहारा लिया। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव मनाना शुरू किया और इसके बाद 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। तिलक ने केसरी जो मराठी भाषा में था और मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था नामक पत्र निकाले। इनके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और राष्ट्रवाद फैलाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।